हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीड पॉइंट। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में जीपी कहते हैं या फिर हिंदी में इसको हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो देखिए, आप सभी को मैंने प्रोग्रेशन का मतलब बता रखा है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। कभी वो एपी बनता है, कभी वो जीपी बनता है, कभी वो एचपी बनता है। ठीक है। अब एपी और जीपी में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमने एपी की क्लासेस पहले ही अपलोड कर रखी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं एपी और जीपी में डिफरेंस क्या होता है। मैं यहाँ पे दो सीरीज लिख रहा हूँ। तो पहली सीरीज है हमारे पास 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है। नीचे मैं लिख रहा हूँ 4, 8, 16, 32 और 60। ठीक है। देखो, इन दोनों सीरीज में आप लोगों को कुछ डिफरेंस, कुछ सिमिलरिटी दिख रही होंगी। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो देखो, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों टर्म्स के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, सेम इन दोनों टर्म्स के और इन दोनों टर्म्स के। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, इन दोनों टर्म का अगर मैं रेशियो देखूं, 4 और 8 का रेशियो देखूं तो मेरे पास 1:2 आ रहा है। 8 और 16 का रेशियो देखूं तो मेरे पास 1:2 आ रहा है। 16 और 32 का रेशियो देखूं तो मेरे पास फिर 1:2 आ रहा है। और 32 और 64 का रेशियो देखूं तो मेरे पास फिर 1:2 आ रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं। देखो, इसमें पहला फर्स्ट टर्म क्या है? ए। ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म ए है। ठीक है। ये एक जीपी है, ये एक जीपी है और ये क्या है? एक एपी का एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ पे एपी में फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, जीपी में भी फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। एपी में जो दो टर्म्स का डिफरेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। कैसे निकालते हैं वो? हम a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। बट एक जीपी में जो दो टर्म्स के बीच में रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। और किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को। ठीक है। जिसको हम स्वर अनुपात भी बोलते हैं, इसको स्वर अंतर बोलते हैं। और कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है। दूसरा पद अपॉन पहला पद। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को कॉमन रेशियो निकालना है तो 8/4 कितना आ जाएगी? कॉमन रेशियो आ जाएगी 2। ठीक है। तो यहाँ पे सब में कॉमन रेशियो 2 है। अब देखो, एक चीज और आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हम एपी में करते थे, अगर मेरे को पहला टर्म निकालना है, T1 निकालना है, वो आप सभी को पता है A है। मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालता था? A+1D करता था। अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं क्या करता था? A+2D करता था। ऐसे ही मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मैं क्या करता था? A+4D करता था। और कभी मन करे nth टर्म निकालने का तो मैं क्या करता था? A+n-1 इंटू डी करता था। ठीक है भाई, जोन सी टर्म निकालता था उससे एक कम कर देता था और गुना कर देता था कॉमन डिफरेंस से, मैं निकाल लेता था अपनी nth टर्म। तो ऐसे ही हम जीपी में देखो, जब कभी भी आपको किसी जीपी में सेकंड टर्म निकालनी हो, देखो फर्स्ट टर्म तो ए है, सभी को पता है। सेकंड टर्म निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? आप पहली टर्म को गुना कर दोगे कॉमन रेशियो से, प्रथम पद को फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे आप कॉमन रेशियो से, स्वर अंतर से, सेकंड टर्म आ जाएगी। आपको थर्ड टर्म निकालनी हो, आपको क्या करना पड़ेगा? पहली टर्म को गुना कर दोगे 2 बार कॉमन रेशियो से। ठीक है। या फिर आप इसको कहो 1r⁴ ऐसे ही आपको फोर्थ टर्म निकालनी हो तो आप 3 बार गुना कर दोगे, आप कह दोगे ar⁴। ऐसे ही आपको पांचवी टर्म, देखो आपने चौथी टर्म निकाली r⁴ हुई, तीसरी टर्म निकाली r⁴2, तो पांचवी टर्म निकालेंगे तो a गुना r⁴ हो जाएगी 4। सिंपल सी बात है। तो जब कभी भी आपको nth टर्म निकालनी हो किसी भी जीपी में, nवां पद निकालना हो किसी जीपी में, तो आप कहोगे a इंटू r n-1। ठीक है। ऐसे हम किसी भी जीपी का nth पद या फिर nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूं आप लोगों को a दे रखा है कितना? 5। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दे दिया कॉमन रेशियो, दे दिया आपको 2। ठीक है। आपसे कहे 8th टर्म बताओ, 8th टर्म हो तो जीपी।
उस जीपी का 8वां पद बताओ। तो आप कैसे बताओगे, आप सभी को पता है Tn क्या होता है, A/n-1 होता है, ठीक है। आपको 8वां पद बताना है तो n की वैल्यू 8 हो गई। अब आपके पास n है, a है, r है, सब कुछ है, आप बता सकते हो 8वां पद। तो T8 क्या हो जाएगा, a गुना r कितना है, 2 है। n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8, तो 8 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो 2 की पावर 7 कितनी होती है, 2 की पावर 7 होती है 128 माइनस 1, ठीक है ना। 2 की पावर 7 होती है 128, 128 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा, 127, ठीक है ना। 2 की पावर ठीक है, 2 की पावर 7 क्या होती है हमारे पास, देखो Tn आ गया a प्लस आर इंटू एन माइनस वन। आप सभी को Tn क्या होता है, a इंटू आर एन माइनस वन होता है। अब देखो पुट करनी है, अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है। आपको सारी चीजें पता है, आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। आप करो T8 निकालना है आपको, आप कहोगे a इंटू आर क्या आपके पास 2, ऊपर 8 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 5 गुना 2 की पावर 8 माइनस 1 कितना बच जाएगा, 2 की पावर 7 बच जाएगा। अब 2 की पावर 7 कितनी होती है, 2 की पावर 7 होती है 128, तो लिख दो यहाँ पे 128, गुना कर दो 5 से, कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे। अगर आप 12 की मल्टीप्लिकेशन करोगे इससे, 120 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 से तो आपका आता है 600, और 8 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 से 40, तो 640 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम किसी भी जीपी में nth टर्म निकाल सकते हैं। आप 5वीं, 6ठी, 8वीं, 10वीं कोई भी निकालो, आपको कहना है ARn-1, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसी भी जीपी का सम कैसे निकालते हैं। तो देखो सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर हमारे पास एक जीपी है 3, 6, 12, 18, ठीक है, ये हमारे पास एक जीपी है। इसको मेरे को पहली 8 टर्म्स का सम निकालना है। पहले 8 पदों का सम निकालना है, फर्स्ट 8 टर्म्स का सम निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, देखो आप लोगों को a पता है, a कितना है हमारे पास, 3 है। उसके बाद आप r निकालोगे। r कैसे निकालोगे, आप सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 6/3 आपका r आ जाएगा 2, ठीक है। आपके पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो आप निकाल लो। अब सम कैसे निकालोगे, आप कहोगे a की वैल्यू कितनी है, 3, देखो S8 निकाल रहे हैं, a की वैल्यू है 3। उसके बाद r की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस, ठीक है। अब देखो 3, 2 की पावर 8 कितनी होती है, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 512, 2 की पावर देखो 2 की पावर 8, देखो 2 की पावर 8 कितनी होती है, 2 की पावर 8 कितनी होती है, 2 की पावर 8 होती है 256 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। 2 की पावर 8 होती है 256 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे माइनस करने पे आ गया 3 इंटू 255, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 255 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 765, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी जीपी का सम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। देखिए उस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 1 + 11 + 111 + 1011 और कह रहा है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग निकालो। देखो ये एक सीरीज है जिसका योग हम जीपी की मदद से निकाल पाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मदद से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे देखिए एक बार सभी। अगर मैं इस सीरीज को 9 से गुना कर दूं और 9 से भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 1/9, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, ठीक है। अंदर 1 + 11 + 111 यही है।
अब देखो 9 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहाँ पे 1/9 बच जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस 99 प्लस 999 ये हो जाएगा। अब देखो मैं 9 को लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, तो मैंने 9 को लिख दिया क्या 10 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद 99 को 100 माइनस 1, फिर 1000 माइनस 1, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब आप सभी को दिख रहा है ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार रिपीट हो रहा है, माइनस वन n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सम कितना हो जाएगा -n सम हो जाएगा इस वाली चीज का। -1 n टाइम्स है तो सम कितना -n, ठीक है। एक रुपए 100 बार है तो 100 रुपए हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे 1/9 तो अंदर हमारे पास 10 बच गया। उसके बाद 100 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 1000 10 का क्यूब, ठीक है। डॉट डॉट चल रहा है और ये 1 को मैंने सारे को इकट्ठा लिख दिया -n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है मतलब 10 की पावर 2 10 की पावर 3, ये जीपी बन रही है। जीपी का सम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का, एसएन निकालने का फॉर्मूला आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है जीपी के सम का। तो देखो अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि a हमारे पास कितना है 10 है। r कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 10 है, तो 100/10 कितना हो जाएगा, हमारे पास r की भी वैल्यू 10 है, तो निकालो अब सम, तो 1/9, ठीक है। a हमारे पास 10 है 10, तो r कितना है, r भी 10 है, ठीक है। 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r 10 है, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा -n, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर ये ब्रैकेट के अंदर जाता है तो ऊपर 10 है नीचे 81 हो जाएगा, 10 की पावर n माइनस 1। अब ब्रैकेट में जाएगा तो एक के साथ तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, दूसरे के साथ भी होगा तो दूसरे के साथ n/9 बन जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है कौन सा 10/9 10/81 हमारा आंसर बन रहा है पहला। देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको करने में ऐसे करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक और तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट सा तरीका है, ट्रिक बोल दो आप उसको चाहे, ठीक है। हम n को रख लेंगे 1, n को पुट करेंगे 1, n को पुट करेंगे 1, और जिस भी ऑप्शन में n को 1 पुट करने पे आपका सीरीज की फर्स्ट टर्म बन जाए, जिस भी ऑप्शन में n को 1 पुट करने पे सीरीज की फर्स्ट टर्म बन जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पहले इसमें करते हैं, तो n को 1 पुट करूंगा तो 10/81, उसके बाद यहाँ पे 10 की पावर 1 है तो ये 10 माइनस 1 9 रह जाएगा -1/9, ठीक है। अब ये 9 से 81 कटेगा तो 9, तो 10/9 माइनस 1/9 एलसीएम 9, 10 माइनस 1 9, तो हमारा 1 बच गया, ठीक है। और आंसर आ गया, यहीं पे आ गया, n को 1 पुट किया, ऑप्शन में देखा, जिस भी ऑप्शन में सीरीज की फर्स्ट टर्म बन जाए वही आंसर। अगले में पुट करके देख लो, क्या पता उससे भी आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 10/9 और 10 की पावर 1 तो 10 ही रहेगा, 10 माइनस 9 हो जाएगा, ये भी 1/9 हो जाएगा, ठीक है। कटेगा तो 10 माइनस 1/9 तो नहीं आएगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर आपका एक बार एक ऑप्शन में आ गया है, n को 1 पुट करने पे सीरीज की फर्स्ट टर्म आ गई है, तो इट मींस आपका वही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 एग्जांपल करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3 + 33 + 333, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, क्या अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 1 + 11 + 11 चलता जा रहा है लास्ट तक, पता नहीं कहां तक। उसके बाद अगर मैं 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और 9 से डिवाइड कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सीरीज पे, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम से डिवाइड कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा। 9 को अंदर ले गए हम, बाहर रह गया 3/9, तो 9 + 99 + 999 डॉट डॉट, ठीक है। अब मैं 9 को लिख सकता हूं क्या 10 - 1, ठीक है। 99 को 100 - 1, ऐसे ही 1000 - 1, ठीक है। अब देखो आप लोगों को साथ साथ दिख रहा है ये -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, हर जगह -1 है। कितनी बार है -1, n टर्म्स का सम निकालना है तो
एक भी कितनी बार है, n टाइम्स है। तो अगर हम इस एक -1 को जोड़ें तो कितने सम आ जाए इसका, -n आ जाएगा। तो 3/9 10 बच गया, यहाँ पे 100 बच गया, या फिर मैं 10 की पावर 1 को 100 को 10 की पावर 2, इसको 1000 को 10 की पावर 3 और -1 को मैंने ऐड कर दिया, उसको क्या बोल दिया मैंने, -n। ठीक है, अब आप लोगों को ये साफ साफ दिख रही होगी, एक बन गई है जीपी हमारे पास। ठीक है, जीपी में आप लोगों को पता है सम कैसे निकालते हैं किसी भी जीपी का। तो सम के लिए हम बोलते हैं a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ऐसे हम किसी भी जीपी का सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a दिया हुआ है, r कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, हमारा r आ जाता है। सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी है, 100 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 10 है, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई। ठीक है, अब देखो निकाल लो इसका सम, 3/9, a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 10, उसके बाद r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, r की वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता कितनी है, n है। ठीक है, तो n लिख देंगे हम। उसके बाद r की पावर 10-1, ठीक है, हमने लिख दिया नीचे। अब n चल ही रहा है साथ साथ में, ठीक है, n चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोग अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये देखो 30 हो जाएगा, 3 अंदर जाएगा, 30 बाई यहाँ पे 10-1 9 बच जाएगा, तो 9 into 9 81 हो जाएगा, 10 की पावर n-1, और इधर क्या हो जाएगा 3/9n। ठीक है, ये हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की डिटेल है, आप लोगों को पता है। ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है। ठीक है ना, सारे ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे, देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे 81, बिल्कुल लिटिल डिफरेंस होगा, बट आप लोगों को सही ऑप्शन पहचानना है। ऑप्शन बी हमारा ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर मैंने आप लोगों को बताया n पुट करो 1, n को अगर हम 1 पुट करते हैं, इसमें 1 पुट करते हैं, आप लोगों को मैंने बताया अगर हम n को 1 पुट करेंगे, जिस भी ऑप्शन में हमारी सीरीज की फर्स्ट टर्म बन जाती है वही हमारा आंसर हो जाएगा। n को इधर 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20/81, उसके बाद 10 की पावर 1 -1 तो 9 हो गया, -3/9 तो काटेंगे तो ये 9 हो गया, ऊपर 17/9 आ गया, तो ये 1 नहीं बन रहा, 3 नहीं बन रहा, मतलब 2 बन रहा है, 2 से भी कम ही बन रहा है। अब देखो इसमें रखते हैं तो 30/81, उसके बाद 10 की पावर 1 तो 10-1 9 रह गया, उसके बाद 3/9। ठीक है, अब ये कटा 9 हो गया, तो 9 30 - 3 27, काटने पे कितना आ गया, काटने पे 3 आ गया। इट मीन्स हमारा ऑप्शन 2 जस्टिफाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर है। या तो आप वैसे करो या ऐसे करो, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको जल्दी करते हैं, बिल्कुल जल्दी करते हैं। आप लोगों को पता है अगर मैं इनको 1 पुट कर दूं, जिस भी ऑप्शन में हमारा सीरीज की फर्स्ट टर्म बन जाएगी वही आंसर होता है। ठीक है, तो n को 1 पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो ये 450/81, उसके बाद 10 में से 1 जाएगा 9, -5/9। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, तो देखो 9 बचने पे ये ऊपर बचेगा 4 कितना 445/9। अब 9 से काटेंगे इसको, देखो कट ही नहीं रहा, ये तो यहाँ पे 36 कट नहीं रहा। ठीक है, 55 कैसे आएगा, तो अब नेक्स्ट में रखते हैं, तो नेक्स्ट में रखने पे 50/81 वही 9 बचेगा, देखो 1 रखने पे 9 बच रहा है यहाँ पे, -50/9। ठीक है, अब ये कट गया, 9 आ गया, तो ये 50/9 -50/9 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना है 500/81 है। ठीक है, और यहाँ पे रखने पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और -5/9। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 500/9 -5/9 कितना आ गया, एलसीएम आ गया 9, तो 500 - 5 कितना 495। अब देखो कट रहा है, काटेंगे तो 5 पे कट रहा है, पहले 45 आ गया और फिर 45 बच गया, फिर 5 पे कट रहा है, तो इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर बन जाएगा। हमने कोई डिटेल नहीं की, हमने बिल्कुल अपना जो तरीका हमने बनाया था उससे हमने अपना आंसर निकाला है, और हमारा आंसर बिल्कुल 1 मिनट से पहले आ जाएगा इस टाइप से अगर हम करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोगों को डिटेल भी पता है, अगर आप लोगों को भी करना पड़ जाए फ्यूचर में तो आप डिटेल से भी कर सकते हो, और आप डायरेक्ट इसको सेकंड्स में भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 26th टर्म ऑफ अ जीपी
जीपी क्या है -2, 2, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। देखो आप सभी को पता है यहाँ पे ए क्या है, हमारे पास ए है -2। अगर मैं आर निकालू, कॉमन रेशियो निकालू, तो 2/-2 कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी कॉमन रेशियो। हमें T26 निकालना है, तो T26 क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर 26 - 1 25। ठीक है, अब a हमारे पास कितना है, -2 है। r कितना है, -1 की पावर ओड, माइनस की पावर जब ओड हो तो माइनस में ही रहेगा। देखो -2 और -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे देखते ही भी सेंस से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ओड है तो माइनस में है, सेकंड टर्म इवन है तो पॉजिटिव है, थर्ड टर्म ओड है तो फिर नेगेटिव है, फोर्थ टर्म पॉजिटिव। ऐसे ही जितनी भी इवन टर्म्स हैं वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो हमारी 26 इवन टर्म है, तो इवन टर्म्स सारी क्या होंगी, इस सीरीज में पॉजिटिव होंगी। ठीक है, देखने पे भी आ रहा है। अगर आपका ये करने का मन नहीं है तो आपको सेंस करनी आनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता देता हूं। जैसे आप सभी ने सीखा सम निकालना। ठीक है, सम निकालना क्या होता है, SN का फॉर्मूला आप सभी को पता है, a r की पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है, ये हमारा सम होता है किस केस में, जब r हमारा ग्रेटर देन होता है 1। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक बार आप a हमारे पास इसमें इस AP में क्या, इस GP में क्या है, 1 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं r क्या है इस GP में हमारा 1/2 अपॉन 1, कितना आ गया r हमारा 1/2। इट मीन्स r हमारा लेस देन 1 है। ठीक है, जब कभी r हमारा लेस देन 1 हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r लेस देन 1 हो तो हमारा फॉर्मूला जस्ट रिवर्स हो जाएगा, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ऐसा हमने क्यों किया, इधर भी देखो r छोटा होता तो माइनस का कुछ बचता है, यहाँ पे r इधर ऊपर छोटा तो इधर भी माइनस कटता। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने इनको स्विच कर दिया, इनकी पोजीशन को। बस हमने ये किया है, जब कभी भी 1 से छोटा हो r तो हम बोलेंगे a ब्रैकेट स्टार्ट 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, एक चीज और आते हैं इसमें, जब कभी हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो। देखो अभी इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, आप सभी ने सीखा है सम निकालना nth टर्म तक। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वहां पे सम कैसे निकलेगा, तो जब कभी भी r बड़ा हो 1 से और सम निकालना हो इनफाइनाइट टर्म्स का, तो आंसर हमेशा आएगा इनफाइनाइट। क्यों आएगा ये जानते हैं। देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं कहूं आज मेरे पास a है 5, ठीक है, और r है मेरे पास 5 ही लगा लो। ठीक है, और 5 की पावर मैं कर दूं इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे मैं करता हूं 5 गुना 5 की पावर इनफाइनाइट -1 अपॉन 5 - 1। अब 5 की पावर इनफाइनाइट को कोई एज्यूम कर सकता है, कितनी ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती। और चलो उसमें से एक घटा भी दिया तो तब कौन सा वो छोटी हो जाएगी, और फिर उसको 5 से गुना करना है। इट मीन्स वो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हम जब कभी भी सम कहेंगे इनफाइनाइट टर्म्स का और r बड़ा है 1 से, तो हमारा आंसर होगा ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है, ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है ना, जैसे मैं कह दूं 3, 6, 12, 24, ये क्या है, ये एक जीपी है, और इसमें आप लोगों को दिख रहा है a हमारा 3 है और r हमारा क्या है, देखो 6/3 कितना हो गया, 2। अब देखो r यहाँ पे बड़ा है, 1 से बड़ा है, और मैं कह दूं इसका सम बताओ इनफाइनाइट टर्म्स का, तो आपका आंसर आएगा ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जब r छोटा होगा, जब r 1 से छोटा होगा और हमें सम निकालना होगा इनफाइनाइट टर्म्स का। जैसे इस क्वेश्चन में देखो r 1 से छोटा है, r की वैल्यू है 1/2, अब 1 से छोटा है। अब हमें सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, a अपॉन 1 - r। देखो ऐसा हमने क्यों कहा, एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, जब यहां पे मान लो इसी क्वेश्चन को लेके आते हैं उधर से, अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद 1 - r क्या है हमारे पास, 1/2। ठीक है, 1/2 की पावर है इनफाइनाइट। ठीक है, अब नीचे 1 - r। ठीक है,
अब यहाँ पे 1/2 अपने आप में ही एक बहुत छोटी टर्म है। अब 1/2 की पावर मैं कर देता हूँ, मान लो एक बार 10 कर देता हूँ 1/2 की पावर, तो नीचे क्या बन जाएगा 1/1024। भाई यही तो बन जाएगा, 2 की पावर 10 1024 होती है। ठीक है, अब 1/1024 कैलकुलेट करना कितना टिपिकल चीज है, आप कहोगे 0.0000 समथिंग कह दोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 की पावर इनफाइनाइट हो, उसको तो हम 0 ही मान लेंगे। ठीक है, वो 0 मान लिया तो ये वाला हिस्सा हमारा 0 हो गया सारा। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 रह जाएगा, तो ऊपर 1 ही रह गया। इट मीन्स हमारा ऊपर a ही रह गया और नीचे 1 माइनस r रह गया। ठीक है, तो हमारा जब कभी भी r 1 से छोटा हो और हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना हो तो हम डायरेक्ट ये बोलेंगे। ठीक है, और जब r 1 से बड़ा हो, हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो तो हम कहेंगे इनफाइनाइट, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा अब आप लोगों को, आप सभी कर सकते हो, तो ट्राई करो एक बार सभी। ठीक है, आप लोग उड़ा दोगे। देखो अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ए आप लोगों को पता है, आर आप लोगों को पता है, आपको सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का, और आपका 1 से छोटा है, तो आपका फॉर्मूला क्या है 1a/(1 माइनस r)। ए की वैल्यू 1 माइनस 1/2, तो नीचे क्या बच गया 1/2। अब देखो ये नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा सोल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हमें इन क्वेश्चंस में क्या कह रखा है, हमें दे रखा है 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3, और हमें सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का। तो आप सभी को पता है हमारा a क्या है, a है हमारा 1/3। उसके बाद हम r निकालेंगे। r कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा तो हमारे पास r कितना आ जाएगा 1/3 r आ जाएगा। ठीक है, r हमारा 1 से छोटा है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा a/(1 माइनस r)। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3, उसके बाद 1 माइनस 1/3, नीचे क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ऊपर 1/3, नीचे 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2/3। ठीक है, अब देखो 3 ऊपर जाएगा 1/3, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे रहेगा, तो कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब आप लोगों को पता है ए हमारा क्या है, इस जीपी में 5 है, उसके बाद इस सीरीज में 5 है। अब यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो आर हमारे पास आ गया 5। तो अब आर बड़ा है 1 से, ठीक है, और हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। हमने आप लोगों को बता दिया क्यों, क्या, किस लिए होगा तरीका, और आपको सेंस दे दी थी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पे x इंटू एक्स की पावर 1/5 इंटू एक्स की पावर 1/5 का स्क्वायर, ऐसे ही चल रही है हमारी ये सीरीज। ठीक है, और कह रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली सोल्व इट लिखा होगा। ठीक है, अब देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर्स ऐड, तो पावर्स ऐड में x के ऊपर 1 पावर, फिर 1/5, फिर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 की क्यूब। ठीक है, और डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऊपर में एक सीरीज बन गई, पावर में ही हमारी एक जीपी बन गई। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे a कितना है 1 है, उसके अलावा हम r निकाल सकते हैं। r कैसे निकालेंगे, 1/5 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा r हमारे पास। अब हमें निकालना है ऊपर वाली सीरीज का सम, तो आपका r छोटा है 1 से। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स का, तो a अपॉन 1 माइनस r आपका फॉर्मूला बनता है। a की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, 1 माइनस 1/5। ठीक है, नीचे कितना बन जाएगा, 1 माइनस 1/5 कितना होता है, 4/5 होता है, 5 ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स हमारा 5/4 आ गया। x की पावर 5/4, इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 5/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर लोगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक गेंद को ऊपर से फेंका गया और ऊपर से फेंकने पे वो नीचे जमीन पे गिरी। जमीन पे गिरने के बाद वो उछली। कितना उछली? 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स, जो इनिशियल पोजीशन से जहां से फेंका था उसका 2/3 टाइम्स वो उछली। और ऐसे ही वो उछलते उछलते धीरे धीरे जमीन पे सेटल हो गई, रेस्ट में आ गई। तो हमें बताना है उस गेंद ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सेटल होने में, रेस्ट पोजीशन पे जाने में उस गेंद ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक बार पूरा तरीका बताता हूँ कैसे जल्दी करेंगे। 5 सेकंड का सवाल है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। देखो आप पूरा तरीका समझो अच्छे से एक बार। देखो हमारे पास यहाँ पे बॉल थी, ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन थी बॉल की स्टार्टिंग की, ये 81 फीट थी, ठीक है। मीटर कह लो, फीट कह लो, इंच कह लो, कुछ भी कह लो, समझना है बस आपको, यूनिट कह लो सबसे। अब उसके बाद गेंद को फेंका गया। गेंद को फेंकने के बाद गेंद उछली। कितना उछली? अपनी हाइट के 2/3। तो 81 से फेंका, इसका 2/3 उछलेगी तो कितना उछल जाएगी? 81 का 2/3 कितना होता है? ये कट गया 27 पे, ये होता है 54। इट मीन्स वो एक बार फेंकी ऊपर से 81 फीट नीचे आई, फिर उसके बाद वो उछली कितना? 54 फीट उछली। अब 54 पे जाके वो रुकेगी थोड़ी ना, वो वापस नीचे आएगी, वो यहाँ से फिर नीचे आएगी, ठीक है। अब वो फिर जमीन पे टकराएगी, जमीन पे टकराने के बाद वो फिर ऊपर जाएगी, फिर उछलेगी कितना? अपनी हाइट का 2/3, ठीक है। अपनी जितनी हाइट से वो आएगी उस हाइट का 2/3 वो फिर उछलेगी। अब ये आई है 54 से, तो 54 का 2/3 उछलेगी, तो इसका मतलब ये कटेगा 18 पे, तो 36 फीट उछलेगी, ठीक है। अब वो वहां पे तो रुकने वाली नहीं है, वो फिर नीचे वापस आएगी। तो देखो नीचे कितना वापस आएगी, वो फिर नीचे 36 फीट नीचे आएगी वापस, ठीक है। ये भी 54 है। अब 36 फीट वो नीचे आएगी, फिर जमीन पे टकराएगी, फिर अपनी हाइट का कितना उछलेगी? फिर अपनी हाइट का 2/3 उछलेगी। तो 36 का 2/3 कितना होता है? 36 का 2/3 होता है 24। अब वो कितना जाएगी? अब वो जाएगी 24। फिर ऐसे ही 24 वापस आएगी, फिर आगे जाती जाएगी और लास्ट में धीरे धीरे सेटल हो जाएगी, और बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास देखो कुछ बनेगा, क्या बनेगा भी दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम उसके पाथ को ट्रैक करें तो उसने कैसा पाथ फॉलो किया देखते हैं। सबसे पहले 81, उसके बाद उसने 54 ट्रेवल किया, देखो ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर गई 54, फिर यहाँ से फिर नीचे आई, फिर 54, तो 2 बार 54, फिर देखो 36 ऊपर गई, 36 नीचे आई। हर टर्म अब 2-2 बार आएगी, ऐसे ही 24 ऊपर 24 नीचे, ठीक है। और ऐसे ही चलता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन बनते, 3 ऑप्शन बनते ऐसे इसको करने के, बट आपको 2 बेसिक से बताता हूँ मैं। आप इसको अलग ट्रीट कर लो, देखो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लो, अलग अलग ट्रीट करके सोल्व कर लो, ठीक है। अलग अलग दोनों सीरीज को अलग अलग ट्रीट कर लो और फिर इसको सोल्व कर सकते हो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, अगर मैं पहली 2 टर्म्स को ऐड कर दूं तो देखो इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास बन गया 135। इन दोनों को ऐड कर दूं तो बन गया मेरे पास 90। इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास बन गया कितना? 60, ठीक है। क्या ये भी एक जीपी बन रही है? आइए देखते हैं ये जीपी बन रही है नहीं बन रही। तो देखो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आर कैसे निकालते हैं? आर वैसे तो आप लोगों को दे भी रखा है, अगर निकालने की बात आए तो कैसे निकालेंगे? A2/A1। A2 कितना है हमारे पास? 90, A1 135, तो कितना हो जाएगा? 2/3। और हमें 2/3 दे तो रखा है, आर हमें पहले दे रखा है जैसे मैंने आपको बताया। देखो आर आ गया, ए आ गया, हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे इनफाइनाइट टर्म्स का सम? तो आप कहोगे इनफाइनाइट टर्म्स के सम के लिए A/1 - R। ए की वैल्यू क्या है आप लोगों की? 135 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है? 2/3, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एलसीएम लोगे, ऊपर 135 है, एलसीएम लेने पे देखो 3 - 2 1/3 हो जाएगा। अब 3 ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन कर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 405 हमारा
आंसर आ जाएगा। इट मीन्स वो 405 फीट ट्रेवल करने के बाद सेटल होगी। ठीक है, ये तो था इसकी डिटेल बेसिक तरीका कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट हमें इसको जल्दी करना है, हमारा काम डिटेल से नहीं चलेगा, हमारा काम चलेगा जल्दी करने से। ठीक है, तो जल्दी करने के लिए देखो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, जितनी भी हाइट से बोले, भाई बॉल उछली है 81 फीट से, 81 लिख दिया, उसमें जोड़ देना। देखो ऊपर से नीचे आई, नीचे के बाद वो जितना उछलेगी वो उसमें जोड़ देना। देखो ऊपर से नीचे आई और जो ऊपर गई वो जोड़ देना। ठीक है, अब कितना 2/3 उछली तो 81 का 2/3 कितना होता है, देखा आपने 2/3 यहाँ पे 27 आ गया, ऐड किया तो 81 प्लस 54 आ गया 135। तो इसका मतलब ये आपका ए आ गया, ए आपके पास आ गया। आर आप लोगों को दे रखा है, जितना टाइम्स वो चलती है अपनी हाइट का वो हमारा आर होता है, आर ओवर 2/3। अब हमें सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो आप सम निकाल सकते हो इनफाइनाइट टर्म्स का 135 अपॉन 1 माइनस 2/3। ठीक है, आप ये सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 405 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे आगे से कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये हमने जान लिया, जानने के लिए अच्छी चीज है, बट करने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, पेपर में टाइम बचाएगा, टाइम बचाओगे तो और क्वेश्चंस करोगे। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को हम करेंगे जल्दी क्योंकि आप लोगों को डिटेल आती है। अब हम इसको उड़ाएंगे। ठीक है, आपको पता है ऊपर से बॉल आएगी, ऐसे गिरेगी नीचे और फिर ऊपर जाएगी। हमें कैलकुलेट करना है एक बार नीचे आने वाली लेंथ और एक बार ऊपर जाने वाला डिस्टेंस। हमें ऊपर और नीचे आने वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले 210 आ रहा है ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर कितना जा रहा है, देखो 5/6 जाएगा 210 का, तो 210 का 5/6 कितना होगा, ये हो जाएगा 35, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 175। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी 385, एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको आर दे रखा है क्वेश्चन में, आर कितना दे रखा है आपको 5/6 दे रखा है। अब आपको निकालना है क्या, सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का। तो आप लोगों को पता है जब r 1 से छोटा हो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 385 है, उसके बाद 1 माइनस r की वैल्यू है 5/6। एलसीएम लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर 385 एज इट इज रहेगा, नीचे 6 माइनस 5 1/6 हो जाएगा। अब देखो 6 ऊपर जाके प्रोडक्ट करेगा, 385 इंटू 6 होगा। अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 400 से 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो 2400 होगा। अब हमें उसमें से 15 इंटू 6 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 2310 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे ब्रेक करके आप चीजों को करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं तो आपको कहना पड़ेगा 6 5 30 का 0, फिर 3 8 6 48 और 3 51 का 1 रह जाएगा, फिर 5 कैरी जाएगा, 18 और 5 23। या तो आप ऐसे करो या फिर आप अपनी चीजों को समझो कि 400 बोल सकता हूँ, 400 को 6 से गुना करूंगा आ गया 2400। अब 15 कम है 400 से तो 6 बार 15 कम है तो 90 कम है 2400 से तो 2310 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को कह रहा है कि 4 अंकों के ऐसे कितने संख्या बनती हैं जिनके डिजिट से, अगर हम उन डिजिट्स को लेफ्ट से राइट देखें तो उनमें एक जीपी बन रही हो। देखो अगर मैं आपसे कहूं 4 अंकों की संख्या, कोई भी संख्या ले लेता हूं 7 5 6 3, ठीक है, क्या इससे एक जीपी बन रही है, नहीं बन रही। देखो जीपी का मतलब क्या होता है, सब में एक कॉमन रेशियो होना चाहिए। क्या इन दोनों की कॉमन रेशियो इन दोनों के बराबर है, यहाँ पे 7:5 है, यहाँ पे 5:6 है, यहाँ पे 2:1 है, तो ये जीपी नहीं बना रही। जीपी ऐसी कितनी संख्याएं हैं 4 अंकों की जो जीपी बनाएंगे, देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगर मैं कहूँ 1 2 3 1 2 4 और 8, 1 2 4 एंड 8। अब देखो ये एक 4 अंकों की संख्या है, अगर मैं इन दो का अनुपात देखूं तो 1:1:2, इन दो का अनुपात देखूं तो 1:2, इन दो का अनुपात देखूं तो 1:2 हमारा सबका बन रहा है। तो हमारे पास एक संख्या तो ये है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो दूसरी संख्या हो जाएगी 8 4 2 1, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात भी 2:1, फिर इनका भी 2:1 और ये तो है ही 2:1, ठीक है। तो ऐसी हमारी 4 अंकों की सिर्फ केवल 2 संख्याएं हैं
जो जीपी बनाती हैं, अगर हम उन अंकों को सीरीज की टर्म्स मान लें, ठीक है, या सीक्वेंस की टर्म मान लें, तो ऐसी केवल हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आप लोग इसको विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर बताया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस का। देखो हम इसको एक बार आपको पूरा सेंस देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, फिर आप लोग कर लोगे। यहाँ पे हमें कह रहा है एक स्क्वायर है, उसकी साइड 40 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया जाता है, उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के, फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर बनाया जाता है, उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स तक चलती रहती है। और हमसे कह रहा है कि जितने भी वो स्क्वायर बन गए उनका एरिया क्या होगा सभी का। तो आइए देखते हैं क्या वो कह रहा है और क्या हमें करना है। देखो सबसे पहले उसके पास एक बड़ा स्क्वायर था, उसने क्या किया, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया। मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद उसने एक छोटा स्क्वायर बना लिया। छोटा स्क्वायर बनने के बाद उसने फिर उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया और फिर उसने एक और स्क्वायर बना लिया। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती जा रही है, ठीक है। और हमें बताना है एरिया इन सारे स्क्वायर्स का, सम ऑफ एरिया इन ऑल स्क्वायर्स का, ठीक है। अब देखो आप लोगों को कुछ फील करवाते हैं। अगर हमारे पास देखो ये साइड मान लो, मैं कुछ भी मान लेता हूं, अगर मैं इसको 16 मान लूं, हमारे पास ये साइड 16 है, ठीक है, तो ये वाली साइड भी स्क्वायर की 16 होगी, ठीक। अब ये 16 है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 8√2, ठीक है। अब देखो अगला स्क्वायर है, उसकी एक साइड कितनी आ गई हमारे पास, एक साइड आ गई 8√2, ये वाली साइड भी 8√2, ये वाली साइड भी 8√2, ठीक है। अब ये उसका मिड पॉइंट है, ये 4√2 बन जाएगा, ये 4√2 बन जाएगा। अब हमारा ये अगेन हाइपोटेन्यूज है, इसको हम निकालेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर इसके मिड पॉइंट्स बनेंगे और हम ऐसे निकालते जाएंगे। देखो आप लोगों को एक चीज फील करवाता हूं, आप एक बार बाहर वाले स्क्वायर का एरिया देखिए। बाहर वाले स्क्वायर का एरिया कितना है, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, बाहर वाले स्क्वायर का एरिया 256 है, बड़े स्क्वायर का, ठीक है, एरिया है। अब हम अंदर वाले स्क्वायर का एरिया देखते हैं। देखो इस वाले जिसमें ये मिड पॉइंट्स को जोड़ के बनाया है, इसका एरिया कितना है, हमारे पास एक साइड की लेंथ है कितनी, 8√2, तो साइड स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इंटू 2 करेंगे 128। ये अंदर ये एरिया फर्स्ट स्क्वायर का है, ये एरिया सेकंड स्क्वायर का है। दोनों का रेशियो देखो क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। इट मींस घट रहा है एरिया, हर बारी आधा हो जा रहा है। अगर बड़े वाले का एरिया 10 है तो अगले का 5 हो रहा है, अगर बड़े वाले का 256 है तो अगले का 128 हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, आप लोगों को सेंस देते हैं। एक बार सेंस आपको समझ में आ गई, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, आप क्वेश्चन को कर लो। देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, वो है a, ठीक है। उसके बाद अगला वाला स्क्वायर का एरिया आप लोगों को पता है, देखो मिड पॉइंट को जोड़ने पे देखो अगले वाले स्क्वायर का हाफ हो जा रहा है, तो अगले वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, इस एरिया का हाफ हो जाएगा। उससे अगले वाले स्क्वायर का एरिया इस एरिया का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी प्रोसेस चलती जाएगी इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से a कॉमन ले लेता हूं, अगर मैंने a कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1/2 बच गया, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर बच गया, और ऐसे ऐसे लास्ट में चलता गया। अब देखो आप लोगों को ये एक जीपी दिख रही होगी, जीपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a हमारे पास दिया हुआ है, कितना है a हमारे पास है 1। उसके बाद देखो हम r निकाल सकते हैं, r हम कैसे निकालेंगे, r हम निकालेंगे a2/a1, तो a2 कितनी है, 1/2/a1 करेंगे तो 1 ही है, तो r हमारे पास आ गया 1/2। तो देखो हम अब क्या निकालेंगे, अब हम सम निकालेंगे इनफाइनाइट टर्म्स का। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, सम के लिए इनफाइनाइट टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता है, a/1 - r, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे a रखो 1 है, r
1 माइनस आर, तो आर कितना है 1/2 है। सोल्व करो इसको, तो आप सोल्व करोगे तो आप लोगों को देखो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 1/2 होता है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, इट मींस आप लोगों को एरिया कितना दिखेगा, एरिया दिखेगा 2a। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे चलो। देखो जब कभी भी ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है, जब कभी भी आपको बोले कि स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को जोड़ रखा है और फिर उस जो स्क्वायर अंदर बना उसके भी मिड पॉइंट्स को जोड़ रखा है और ऐसे ही चलता जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता जा रहा है, और आपसे पूछे एरिया, तो देखो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को डायरेक्ट बोल देना है 2a। 2a मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, जो जिस स्क्वायर की आपको डायमेंशन दे रखी है उसका एरिया। तो देखो आपको डायमेंशन कितनी दे रखी है 40 इंटू 40, तो एरिया कितना आ जाएगा 40 इंटू 40 का 1600 इंटू 2 कर दो आप, दैट इज 3200 हमारा आंसर बन जाएगा। जब कभी भी आपको दिखे इस टाइप का क्वेश्चन आप बोल दो 2a, काम खत्म। आप लोगों ने समझा ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो आगे से जब कभी भी आपको मौका मिलेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे डायरेक्ट 2a, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के एक उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल और बनाया जाता है। ये हमारे पास मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड a है और इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के, इसकी प्रत्येक भुजा के मिड पॉइंट को जोड़ के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और अंदर बनाया जाता है। तो देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जब कभी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ा जाता है और तो वो जो साइड आती है वो सामने वाली साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। तो ये अगर a है तो ये हमारी क्या हो जाएगी a/2। सिमिलरली ये हमारी a है तो ये हमारी a/2 हो जाएगी, या फिर इसको मैं अगर अलग नाम ले लूं b ले लूं तो ये b/2, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें a लेना पड़ेगा, तो ये a/2, ये भी a/2। ऐसे ही अब अंदर एक और ट्रायंगल बनेगा, तो ये अगर a/2 है तो ये मिड पॉइंट्स को फिर जोड़ के बनाया तो ये कितना हो जाएगा a/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया के बारे में। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, मान लो आप ये साइड है, कुछ भी ले लो आप, 8 ले लो, ये 8 है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। एक बार हम देखते हैं इनका रेशियो, देखते हैं कितना रेशियो बन रहा है बड़े ट्रायंगल का और छोटे ट्रायंगल का। तो रेशियो देखने पे हमें पता चलेगा, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। a कितना है हमारे पास 8 इंटू 8। अब उसके बाद यहाँ पे √3/4 उसका एरिया साइड क्या है 4 है, तो 4 गुना 4। अब देखो ये कट गया, यहां से हमें क्लियर हो गया रेशियो आ रहा है 1:4। इट मींस एरिया घट रहा है 4 टाइम्स। अगर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 4 आ रहा है तो इसका 1 आ रहा है, अगर बाहर वाले का 100 एरिया है तो इसका 25 आ रहा है, मतलब एरिया घट रहा है 1/4 एरिया रह जा रहा है। मान लो जैसे इसका 100 एरिया था तो इसका कितना हो गया घट के 1/100/4, तो ये कितना आ गया 25। अगर इसका एरिया a था तो इसका कितना एरिया बनेगा 1/4। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है एरिया सभी का। तो देखो अब आपको एक सेंस मिल गई, यहाँ से हम सम ऑफ एरियाज कर रहे हैं। ठीक है, सम कर रहे हैं सारे एरिया का। तो देखो हमारे पास सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल, उसका एरिया a, उसके बाद जो छोटा ट्रायंगल अंदर बना, आपको पता है उसका एरिया कितना है बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4, तो a का 1/4 कह सकता हूं। अब उसके अंदर एक और ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया क्या है इस वाले ट्रायंगल के एरिया के 1/4, तो ये हो गया। अब ऐसे अंदर एक और ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया क्या बनेगा 1/4, इस एरिया का 1/4, तो ये एरिया ये है। अब इसका 1/4 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो आप लोगों को अगर यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, a मैंने कॉमन ले लिया तो आपको साफ दिख रहा होगा 1 + 1/4 + 1/4 का स्क्वायर + 1/4 की क्यूब डॉट डॉट, ये क्या बन गई, ये एक जीपी बन गई। अब जीपी में आप लोगों को पता है हमारे पास a कितना आ गया, a आ गया 1, r हमारे पास कितना आ गया, r हमारे पास देखो 1/4 करेंगे तो r भी 1/4 आ गया। क्या हम सम नहीं निकाल सकते इनफाइनाइट टर्म्स का, सम निकाल सकते हैं। Sn क्या हो जाएगा हमारा, S इनफाइनाइट टर्म्स का क्या हो जाएगा, देखो ये a तो इधर है, या तो इसको रखो यहीं पे या फिर इसको हटा दो अभी। ठीक है, आप एक बार सम कर लो, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। सम करेंगे तो यहाँ पे a/1 - r क्या हमारे पास 1/4, और देखो एलसीएम लेंगे ये 4 हो जाएगा।
ठीक है ना, यहाँ पे नीचे 4 है तो 4 - 1 कितना हो जाता है 3/4, ठीक है। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो इट मींस 4/3 हमारा रह जाएगा। तो इस वाले का कितना आगे जोड़ने पे आ गया हमारा 4/3। आगे अगर हम सम ऑफ ऑल एरियाज निकाल रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू ए। तो आपसे जब कभी भी पूछेगा एरिया सारे ट्रायंगल्स का तो आप कहोगे 4/3 इंटू ए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे आप लोग, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। जैसे ही मैं कहूंगा आप लोगों को सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल निकालो, ठीक है। तो आप कहोगे 4/3 इंटू एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल। बिगर ट्रायंगल की आपको डायमेंशन क्या दे रखी है 8 यूनिट्स है उसकी साइड। तो 4/3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर होता है। देखो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर यहाँ पे साइड कितनी है 8, तो √3/4 लिख दिया अब हमने, और यहाँ पे 8 × 8, तो देखो 4 से ये 4 कट गया। अब देखो ये आगे कट नहीं रहा तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 देखो 3 से ये कट जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा, तो 64/√3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप। अगर बाहर वाले ट्रायंगल की साइड 8 है, बाहर वाले ट्रायंगल की साइड 8 है, तो देखो अंदर वाले ट्रायंगल की कितनी साइड बन रही है 4। तो अगर बाहर वाले सारे ट्रायंगलों की हम सारी साइड्स को अगर काउंट करें, पेरीमीटर काउंट करें ट्रायंगल का, तो 24 आ रहा है। और अंदर वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ रहा है 4 4 4 12। रेशो देखें तो 2:1 आ रहा है, इट मींस घट रहा है, हाफ हो रहा है, पेरीमीटर हाफ हो रहा है। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला पेरीमीटर P है भाई बड़े ट्रायंगल का, उसके बाद हर पेरीमीटर 1/2 हो रहा है, हर पेरीमीटर 1/2 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा। P कॉमन ले लेंगे, P कॉमन लेने के बाद हमारे पास 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर डॉट डॉट ये बन जाएगा। अब देखो आप लोगों को ये दिख रहा है ये GP है, GP में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है A क्या है 1 है हमारे पास, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, आप लोग सीख चुके हो 1 - 1/2, ठीक है। R हमारे पास क्या है, देखो R 1/2 है ना, A हमारे पास 1 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे। अब देखो 1 - 1/2 कितना होता है, 1 - 1/2 होता है हमारे पास 1/1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, इट मींस हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। जब कभी भी आपसे किसी भी ट्रायंगल का कहे कि उसके अंदर मिड पॉइंट्स को जोड़ के एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है, फिर उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के एक और ट्रायंगल बनाया जा रहा है, आप लोगों को क्या करना है, ऑलवेज पेरीमीटर के केस में आप कहोगे 2p हमारा आंसर। अगर साइड उसकी 8 यूनिट है तो उसका पेरीमीटर सारे ट्रायंगल्स का क्या हो जाएगा 16 यूनिट्स, ठीक है। आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। आप एरिया के लिए कहोगे 4/3 इंटू एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर जो आपको दे रखे है, और पेरीमीटर के लिए कहोगे आप 2 इंटू P मतलब पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर, ठीक है। ये बात क्लियर। आप इसको किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हो, राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, सभी ट्रायंगल्स पे, स्केलिन वगैरह सभी ट्रायंगल्स पे अप्लाई हो जाती है प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन के बारे में। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जिसको हम गुणोत्तर माध्य भी बोलते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास A M B ये 3 टर्म है, ये एक GP में है, तो M A और B का A एंड B का जियोमेट्रिक मीन कहलाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कह सकते हो कि M A और B का जियोमेट्रिक मीन है। यहां से देखो एक बात और क्लियर होती है, M/A क्या होता है, देखो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। अब मैं कहूं थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, वो भी क्या होती है कॉमन रेशियो, दोनों कॉमन रेशियो बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m² बराबर AB, ठीक है। तो यहां से m अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स ले लेंगे, ये AB बन गया। अब ये कट जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ गई ± अंडर रूट AB, या फिर मैं कह सकता हूं m की वैल्यू क्या होगी ± अंडर रूट को हटाएं तो मेरे को बोलना पड़ेगा AB की पावर 1/2, ठीक है।
देखो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, जब कभी भी आपको दो टर्म का अरिथमेटिक मीन निकालना हो, आपके पास दो टर्म है तो आप दोनों टर्म का प्रोडक्ट को, ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो आप दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करो, पावर उसको पावर रखो 1/2। ठीक है, आपको अगर तीन टर्म्स हैं ए बी सी, तीन टर्म्स हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा क्या, ए डॉट बी डॉट सी, तीनों टर्म का प्रोडक्ट होल पावर 1/3। अगर आपको पांच टर्म का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो देखो पांच टर्म पी क्यू आर एस टी, ये पांच टर्म है हमारे पास, की होल पावर 1/5। ठीक है, ऐसे ही आपको nth टर्म का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो nth टर्म का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म डॉट सेकंड टर्म गुना थर्ड टर्म, और ऐसे चलता जाएगा nth टर्म तक पावर 1/n। ऐसे हम किसी भी जीपी का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब हमें इस जीपी का हमें दे रखा है, तीन टर्म दे रखी है जीपी की, और कह रहा है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। देखो ज्योमेट्रिक मीन तीन टर्म का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा इन तीनों का। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, और उसकी पावर करेगी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 1/3। ठीक है, तीन टर्म है तो 1/3, पांच टर्म तो 1/5। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये 4 गुना 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 3। ठीक है, अब 36 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 9 की होल पावर 1/3। अब देखो यहाँ से मेरे पास एक बात क्लियर होगी, 4 4 4 तो 4 क्यूब बन गया, इधर 3 इंटू 9 27, ये क्या होता है 3 क्यूब होता है। ठीक है, होल पावर 1/3। इसको मैं बोल सकता हूँ 12 की पावर 12 का क्यूब इंटू 1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन क्या है इस जीपी का, तो मिडिल टर्म आ गई हमारी ज्योमेट्रिक मीन। या तो आप ऐसे निकालो या फिर आप लोगों को मैंने बता रखा है, अगर तीन टर्म है वो जीपी में है तो मिडिल टर्म उनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कि इंसर्ट कैसे करेंगे हम मेन किसी भी जीपी में, इंसर्ट करने का तरीका हमें सीखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता जा रहा है पेपरों के लिए, बहुत सारे पेपरों के लिए, तो आइए सीखते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 48। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर आप लोग कैसे निकालोगे, आर निकालने के लिए सेकंड टर्म बी बाई ए, देखो फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को, पहले बी बाई ए, उसके बाद 1 अपॉन जितने ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं n+1 कर देना। ठीक है, b बाय होल पावर 1/n+1, जितने अगर 3 इंसर्ट करने हैं तो 3 रख दो n की जगह पे, 5 करने हैं तो 5 रख दो n की जगह पे, अगर 10 करने हैं तो n की जगह पे 10 रख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। हमारे पास b कितना, देखो ये b है सेकंड टर्म, ये a मतलब लास्ट टर्म हमारा b होता है, और ये फर्स्ट टर्म होती है। किसी भी जीपी का जब हम इंसर्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन तो हम इन्हें ट्रीट करते हैं, ये लास्ट टर्म कहलाती है और ये फर्स्ट टर्म कहलाती है। तो b की जगह हम 48 रखेंगे, a की जगह हम 3 रखेंगे, उसके बाद हमें 3 इंसर्ट करने हैं तो 3 जमा 1। ठीक है, अब ये कट जाएगा, कितने पे कटेगा 16, तो 16 की पावर 1/4 कितना होता है, 16 की पावर 1/2, ये 2 आ गया हमारे पास। अब आप सभी को पता है हमारी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म हमें बताने तो वो हमारा मीन फर्स्ट है। तो सेकंड टर्म हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में r से मल्टीप्लाई करके ही बताते हैं, तो ये 6 हो जाएगी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारी, तो उसमें हम क्या करते हैं 3 इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है 2, 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 4 12 हो जाएगा। और हम ऐसे ही थर्ड मीन कैसे बताएंगे, 3 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 3 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमें दे ही रखा है कितना 48 दे ही रखा है। ठीक है, तो ये हमारे 3 मीन हो गए इस एपी में। ये कैसे बताया हमने 6, देखो इसको भी लिख देता हूं आप लोग को कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 और ये यहाँ पे 6 आ गया था, तो ये हमारे क्या हो गए 3 मीन हो गए बिटवीन 3 and 48। देखो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। अब बात करते हैं जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं कहूं किसी जीपी को मैं किसी कांस्टेंट नंबर से प्रत्येक टर्म को, ईच टर्म को डिवाइड कर दूं या फिर ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं,
तब उस जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास एक जीपी है 2, 4, 8, 16 और 32। अब मैं हर टर्म को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। अब इस जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर मैं हर टर्म को डिवाइड भी कर दूं तब भी उस जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जीपी ही रहती है। हाँ, हो सकता है उसके टर्म्स चेंज हो जाए बट उस पे इफेक्ट नहीं पड़ता कोई भी। वो जीपी से और कुछ नहीं बनती, एपी नहीं बनती, वो जीपी से जीपी ही रहेगी। एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास A1, A2, A3 और AN ये एक जीपी है, उसके अलावा मेरे पास एक जीपी है B1, B2, B3 और BN। अगर मैं इन दोनों जीपी का प्रोडक्ट करवा देता हूं और मैं कहता हूं मेरे पास नई जीपी बन गई A1 B1, A2 B2, A3 B3, AN BN, तो ये नई एक जीपी बन गई। जब मैं 2 जीपी का प्रोडक्ट करवाता हूं तो एक नई जीपी बनती है। प्रोडक्ट के केस में भी जीपी चेंज नहीं होती, प्रोडक्ट करवाने पे भी वो एक न्यू जीपी ही बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लेट कैसे करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आप सभी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था, जब कभी आपको जीपी में लेट करना पड़ जाए, अगर 3 टर्म दे रखी हो और आपको कुछ लेट करना पड़ जाए, अपने सुविधा के लिए हम लेट करते हैं। देखो, जब 3 टर्म का सम दे दे या फिर प्रोडक्ट दे दे तो हम फर्स्ट टर्म को ऑलवेज लेट करेंगे m बाई के, सेकेंड टर्म को m और थर्ड टर्म को m के। ठीक है, और ऐसे ही जब कभी हमें 5 टर्म्स लेट करनी पड़ जाए, जैसे m बाई के स्क्वायर कर लेंगे, फिर सेकंड को m बाई के, थर्ड को m, फिर m की और m के स्क्वायर। ठीक है, ये करते हैं हम 5 के केस में लेट और ये करते हैं हम 3 के केस में लेट। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेंगे इसका। और हाँ, एक बात और, अगर हमारे पास कोई एक जीपी है, मान लो ये हमारे पास एक जीपी है और इसमें ओड टर्म्स हैं। देखो, इस दोनों जीपी में ओड टर्म्स हैं। ये एक जीपी है, इसमें ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जो मिडिल टर्म होगी वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन होता है मिडिल टर्म किसी भी ओड जीपी का। ठीक है, किसी भी ओड जीपी में मिडिल टर्म ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी इससे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम अपनी प्रॉपर्टी को लगा के देखते हैं। देखो, जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब 5 होते हैं तो हमें लेट करना होता है m बाई के स्क्वायर, m बाई के, m के और m के स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें लेट करनी पड़ती हैं, हमारा फायदा होता है, इससे हमारा जल्दी कट जाता है। कैसे की कट जाता है, अब देखो यहाँ पे हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी में और उनका प्रोडक्ट क्या है 1024 है। हमें बतानी है थर्ड टर्म बतानी है, तो हम वही लेट करेंगे। पहली टर्म हमारी क्या है m बाई के स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमारी क्या है m बाई के, थर्ड टर्म हमारी क्या है m, फोर्थ टर्म क्या है हमारी m के और फिफ्थ टर्म क्या है हमारी m के स्क्वायर। और इनका प्रोडक्ट कितना है 1024। तो कर दो आप लोग भी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट करते ही आप लोगों को दिखेगा नीचे के स्क्वायर ऊपर के स्क्वायर कट गया, नीचे के ऊपर के कट गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा m की पावर 5, इधर क्या बचा हमारे पास 1024। ये क्या होता है, ये होता है 2 की पावर 10 होता है, या फिर मैं कहूं 4 की पावर 5। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4। इट मींस हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म हमारी 4 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत सारे करा रखे हैं, एपी में बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, सम ऑफ सीरीज में काफी सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो, इस क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे, लेकिन जल्दी जानेंगे, बाकी ट्रिक से 1 सेकंड में हो जाएगा। ट्रिक से कैसे होगा, देखो पहले वो देखो आप सभी, और जिन बच्चों ने वो पहले वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप उनको जाके देखें एक बार, आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। देखो, हम क्या करते थे, n को 1 रखते थे। ठीक है, अगर मैं इनमें n को 1 रख के देखूं, जिसमें भी हमारी फर्स्ट टर्म आ जाए n को पुट करने पे, या तो इसमें या इसमें किसी में भी हमारी अगर n को 1 पुट करने पे 11 आ जाएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो n को हम यहाँ पुट करते हैं 1, तो देखो ये हो गया हमारे पास 10 बाई 9, उसके बाद 10 की पावर 1, तो 10 माइनस 1 दैट इज 9 प्लस 1 का स्क्वायर। ओ, ये तो पहला ही आ गया, पहला ही आ गया, तो हमारे पास 11, यही आंसर बन गया, और किसी में आएगा ही नहीं। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका तरीका क्या बनता है, देखो तरीका भी बता देते हैं आप लोगों को, जल्दी आ गया तो आंसर।
तरीके में क्या होता है, देखो आप लोगों को वहां पे दिख रहा है, वहां पे क्या दिख रहा है 10+1, 10+1 है ये, यहाँ पे ये है 10+1, ये क्या है 100+3, ये क्या है 1000+5, ये ऐसे ही 10,000+7, ठीक है, डॉट डॉट चल रहा है। अब यहां से अगर मैं 10+100+1000 इसको अलग कर लेता हूं और 1+3+5+7 इसको अलग कर लेता हूं, इसका सम निकालना है मेरे को। अब देखो ये आगे क्या बन गई, आगे हमारे पास एक जीपी बन गई, दैट इज 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, और पीछे हमारे पास ओड नेचुरल नंबर्स का सम। आप सभी को पता है ओड नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, ये बन गया, तो डायरेक्ट आप बता दोगे n²। और ये हमारे पास जीपी है, यहाँ पे a क्या है 10 है, और अगर हम r देखेंगे, कॉमन रेशियो देखेंगे, तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 10 आ गई। तो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जीपी निकालने का, आप सभी को पता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, यही तो है, और इधर क्या है n²। अब a की वैल्यू रखो आप, a की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, a की वैल्यू है 10, उसके बाद r की वैल्यू कितनी 10, 10 की पावर n-1, ठीक है। अब r-1 9 हो गया, तो प्लस n²। यही तो हमें ऑप्शन में दे रखा था ना, यही दे रखा था, देखो, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। आपने देखिए दोस्तों, अब जानते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर मैं कहूं A1 A2 A3 चलता जा रहा है AN तक, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो आपका A1/A1 1/A2 1/A3 1/AN ये AP में होगा, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल AP होगा, ऑलवेज होगा, ये कंडीशन होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन होने की, ठीक है। अगर कोई चीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है, AP में होगा। अब बात करते हैं देखो हार्मोनिक मीन के बारे में। हार्मोनिक मीन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं AHB, ये 3 टर्म्स हैं, किसी हार्मोनिक मीन में है, तो H इनका हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है, ये बात सिंपल है। अगर ये 3 टर्म हार्मोनिक मीन में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, H इनका हार्मोनिक मीन है, ठीक है, H इनका क्या है हार्मोनिक मीन है, तो AP में क्या होंगी ये टर्म 1/A 1/H 1/B, यही तो होंगी। अब ये टर्म किसमें होगी, AP में होगी, और AP में अरिथमेटिक मीन क्या होगा 1/H होगा। तो आप 1/H कैसे निकालते हो, देखो 1/H आप कैसे निकाल सकते हो, आप कहोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/H माइनस 1/A बराबर होगा किसके 1/B माइनस 1/H के, ठीक है। अब 1/H को इधर उठा लाते हैं उधर से, और 1/A को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2/H बराबर हो जाएगा 1/A प्लस 1/B, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे देखो हम यहाँ लिखते हैं 2/H बराबर हो जाएगा क्या AB A प्लस B, ठीक है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो H ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये AB इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2AB हो जाएगा, और ये A प्लस B अपोन में चला जाएगा। तो जब कभी भी आपको हार्मोनिक मीन निकालना हो, ठीक है, आपको दे रखा हो ABC, तो हार्मोनिक मीन निकालना हो तो वो क्या होता है 2 into AB अपॉन A प्लस B। बस हार्मोनिक मीन इतना ही है, बहुत कम पूछता है पेपर में इसके बारे में। आज की क्लास को रखते हैं हम इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। और एक बात और, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाके मैथिली पॉइंट लिखें, वहां से आपको हमारा चैनल मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब करें और वहां से PDF डाउनलोड करें, ठीक है। और एक बात और, आपको लगता है किसी इंपोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे अलग से, ठीक है। ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, इस सीरीज में हम पूरा अरिथमेटिक कवर करेंगे,
बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। और अब हम अपनी जर्नली हर वीडियो को 1-1 घंटे के आसपास रखेंगे, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक बारी में। अब जैसे इस वीडियो में हमने पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लियर कर दिया आप लोगों का, ठीक है। अब आप बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखो, उनको प्रैक्टिस करो, और ऐसे ही धीरे धीरे करके सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, नई वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक सभी अपना ध्यान रखें।